तो बच्चों सोचो, एक माँ है जिसने अपने गर्भ में एक नई जिंदगी को संभाल रखा है। डॉक्टर अचानक से ये कहता है कि हमें आपके गर्भ से लगभग 30 से 50 ml तक द्रव चाहिए। माँ डर जाती है और ये पूछ बैठती है कि इससे कहीं मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं। और डॉक्टर बेचारा मुस्कुराते हुए ये कहता है कि नहीं नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, हम तो बस केवल आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को ये जानना चाहते हो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है या नहीं। और बेसिकली यही प्रक्रिया उल्वेदन अर्थात एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत छोटा कंसेप्ट है। नाम क्या है? तो उसका नाम है एमनियोसेंटेसिस, अर्थात इसको हिंदी में उल्वेदन के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक जो है आपके जनन स्वास्थ्य चैप्टर का है। अर्थात आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम एमनियोसेंटेसिस अर्थात उल्वेदन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि अगर इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो चलो हम बिना समय गंवाए आज के लेक्चर की शुभारंभ करते हैं। अर्थात सीधा सा मतलब है कि हम एमनियोसेंटेसिस अर्थात उल्वेदन तकनीक प्रोसेस को समझते हैं। अब इसके परिभाषा पे जानने से पहले इसका डिफिनीशन क्या है, चलो हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये तकनीक इस प्रोसेस को की कैसे जाती है। जैसे आप इस तकनीक को देख लोगे कैसे की जाती है तो मेरा विश्वास करना आप इसका परिभाषा खुद से दे पाओगे। बस आपको समझना है कि आखिरकार प्रोसेस होती कैसे। ध्यान से देखना, आपके सामने हम एक डायग्राम को इमेज के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखना। इस डायग्राम में आपको बीच में एक शिशु दिखाई दे रहा होगा। क्या इसको हम बेबी या शिशु कह सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब तक पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण मां के गर्भाशय में है तब तक इसको फीटस बोलेंगे। जैसे ये गर्भाशय से बाहर निकल गया तब इसको हम लोग बेसिकली शिशु या बेबी बोलते हैं। लेकिन अभी क्या गर्भाशय से बाहर है क्या? नहीं। तो क्या इसको शिशु बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। तो ये बेसिकली आपको फीटस दिखाई दे रहा होगा। अब सोचना, ये फीटस कहाँ है? माँ के गर्भाशय में है। तो ये किसका डायग्राम है भाई? ये माँ के गर्भाशय में पल रहे बच्चे का डायग्राम है, पल रहे फीटस का डायग्राम है। अब सुनना, ये जो फीटस है ये फीटस के बाहर एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है। इस फीटस के बाहर एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को हम लोग एमनियन के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लू कलर का मेम्ब्रेन दिखाई दिया जा रहा है ये बेसिकली एमनियन है। क्या है? ये बेसिकली एमनियन है। ये एमनियन क्या है? तो एमनियन मां के गर्भाशय में जो फीटस है उसके बाहर का मेम्ब्रेन है। सुनना, अब ये बाहर का मेम्ब्रेन क्या कहा? एमनियन कहलाया। अब इसके अंदर लिक्विड भरा है। इस एमनियन के अंदर लिक्विड भरा है। इस एमनियन के अंदर क्या भरा है? लिक्विड भरा है। और एमनियन के अंदर जो लिक्विड भरा है उस लिक्विड को हम लोग नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उसको हम नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर, परत के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अर्थात ये जो फीटस है वह एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है। हाँ है। अच्छा, एक बात आप देखते होगे, जब भी प्रसव होता है, पार्चुरेशन होता है, तो सबसे पहले यही एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलता है। जिसे वाटर ब्रेक भी कहते हैं कि वाटर मतलब पानी बाहर निकल रहा है उसके बाद भी बाहर निकलता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड है। किसके बाहर है? बच्चा के बाहर। सुनना, अब ये बच्चा जो है ये डेवलप हो गया है। अब डेवलप हो गया मतलब कुछ ऑर्गन तो आ ही गए होंगे। तो क्या होता है, इस बच्चा का कुछ सेल, बच्चा क्या? फीटस का इस फीटस का कोई कोशिका इस द्रव में जाकर मिल जाता है। इस फीटस का कोई कोशिका इस द्रव में जाकर मिल जाता। अब सोचना, अगर इस द्रव में कोशिका गया है, क्या गया है? सेल गया है। तो इस सेल के साथ साथ इस सेल के न्यूक्लियस भी गए हैं। हाँ गए हैं। केंद्रक भी गए हैं, एकदम गया है। अब इस केंद्रक गए हैं तो केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी गया है। हाँ गया है। अनुवांशिक पदार्थ भी गया है, एकदम गया है। इसके अंदर डीएनए भी गया है। हाँ भाई, डीएनए भी गया है। अनुवांशिक पदार्थ गया मतलब डीएनए गया। क्या इसका मतलब ये है कि हम उस सेल में ये तो देख सकते हैं कि कितने गुणसूत्र हैं? हाँ देख सकते हैं।
एक दम देख सकते हैं उसमें गुणसूत्र कितने हैं। तो सुनना ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं एक सिरिंज के माध्यम से। तो एक सिरिंज के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाले। अब एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लूइड तो है, लेकिन साथ साथ इस फीटस का सेल भी आ गया है। अब सेल को हम बाहर निकाल के उस सेल में उपस्थित गुणसूत्र का नंबर भी तो फाइंड कर सकते हैं कि उसमें गुणसूत्र का नंबर 46 है, 45 है, 47 है, कम है या फिर ज्यादा है। अर्थात अगर सामान्य है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बच्चा स्वस्थ है। लेकिन अगर कम या ज्यादा हो गया, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आ गया, इसका मतलब उस बच्चे को गुणसूत्रीय विकार है, गुणसूत्रीय विकार है, गुणसूत्रीय असमानता है। और हम क्या कर सकते हैं, अगर वो बच्चा बहुत दिक्कत वाला हो तो हम डॉक्टर का या फिर पेरेंट का हेल्प से इस बच्चों को एबॉर्ट भी तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा बाहर निकले और बच्चा संसार में निकले, संसार में वह उस कैपेबल ही नहीं हो, तो फिर बच्चे को जन्म देने की क्या फायदा। लेकिन सोचना एक और काम इससे होता है कि इससे जब फ्लूइड निकला, सेल निकला, अब सेल में जब हम गुणसूत्र का नंबर फाइंड कर सकते हैं तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम का भी पता लगा सकते हैं कि उसमें एक्स है या फिर XY है। अर्थात हम उस बच्चे का लिंग निर्धारण कर सकते हैं कि यह बच्चा नर है या फिर मादा है। और कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो इस विज्ञान का गलत फायदा उठाएं, जो इस वरदान का गलत फायदा उठाएं, वे इस विकार को जानने की कोशिश नहीं किए, वे ये जानने की कोशिश किए ये बच्चा लड़का है या लड़की। और जैसे उस दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी को ये पता लगता था कि ये लड़की है, वह उसकी भ्रूण में ही हत्या कर देते थे उसकी। इसी कारण से भारत सरकार ने इसको इल्लीगल कर दिया और बैन कर दिया। जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन के चलते इस एमनियोसिंथेसिस तकनीक का प्रयोग करेगा उसको जुर्माना होगा और उसको बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा या फिर दोनों किया जाएगा। इसी कारण से इसको बैन किया गया। अब देखो साइंटिस्ट लोग क्या बनाए, साइंटिस्ट लोग का मतलब था कि जो बच्चा आए वह पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं हो रोग से, लेकिन ये कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका अलग फायदा उठाना शुरू कर दिए। क्या कहने का मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और हम ये पता लगाते हैं उसमें सेल उपस्थित होता है, ये पता लगाते हैं इसमें कुछ गुणसूत्रीय विकार तो नहीं इस बच्चे को। और यही प्रक्रिया बेसिकली एमनियोसिंथेसिस कहलाती है, पुनर्विभेदन कहलाती है। अब आओ इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा क्या कहता है सुनना, बहुत छोटा टॉपिक होने वाला है, बहुत छोटा लेक्चर होगा, ध्यान से सुनना। यह गुणसूत्रीय असमानता अभी तो बताएं। अब गुणसूत्रीय असमानता मतलब गुणसूत्र की संख्या ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। अब ये कैसे पता चला, उसमें सेल है फीटस का और सेल में तो हम देख सकते हैं गुणसूत्र को, हाँ देख सकते हैं। तो यह गुणसूत्रीय असमानता और भ्रूण में संक्रमण कि बच्चा को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, संक्रमण का परीक्षण के लिए एमनियोटिक फ्लूइड प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो गर्भ अवस्था के दौरान की जाने वाली एक चिकित्सीय तकनीक है। क्या ये क्लियर है? हमने तो ये बताया कि जब फीटस अपने गर्भ में होता है तो हम उस गर्भ में से कुछ द्रव निकालते हैं। कितना ml निकालते हैं, याद रखना, कितना ml निकालते हैं तो कम से कम 30 से 50 ml, 30 से 50 ml हम लोग सिरिंज के माध्यम से द्रव को निकालते हैं। अब उस द्रव में क्या क्या होता है, तो द्रव में उस फीटस का कोशिका भी होता है, ये याद रखना। अब इस तकनीक की सहायता से भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार कहने का मतलब है जो गुणसूत्र की कमी से हो रहा है, तो अनुवांशिक विकार का पता लगाया जाता है। कौन कौन है? डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। क्या आप इसके बारे में जानते हो? कमेंट करना। नहीं जानते हो तो तब भी कमेंट करना, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तो एमनियोसिंथेसिस से बेसिकली हम लोग गुणसूत्र के असमानता का पता लगाते हैं। कौन कौन डिजीज है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उस भ्रूण का लिंग पता कर सकते हैं कि वह लड़का है, कि वह लड़का है या फिर लड़की है। ये हम एमनियोसिंथेसिस से कर सकते हैं। ये बात याद रखना, ये यही बात लिखा हुआ है कि एक गर्भाशय दिखाया हुआ है, ये जो कलर दिखाई दे रहा है इसमें सेल है। अब सेल क्या करेंगे, इस लिक्विड को बाहर निकालेंगे सिरिंज के माध्यम से और इसका करेंगे। ये क्या दिखाई, ये देखो, ये वैसे अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, ये अल्ट्रासाउंड का मशीन है। तो अल्ट्रासाउंड जेल लगाकर से रोटेट करते हैं हम लोग और ये बच्चे के पोजीशन का पता लगाते हैं, बच्चा ठीक है कि नहीं, ये इंजेक्शन कहीं बच्चा में तो नहीं चला गया, ये पता करते हैं बेसिकली। ये एक और बात याद रखना कि ये कब की जाती है। कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिरकार हम एमनियोसिंथेसिस कब करेंगे, तो बच्चा या फिर फीटस जब
14वें से 18वें सप्ताह के बीच का हो, तब ये तकनीक को हम लोग अपना सकते हैं और इस तकनीक के माध्यम से हम लोग इस बच्चे में हो रहे अनुवांशिक विकार का पता लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो इसका कैसे यूज किए, वह इसका मिसयूज किए और लिंग निर्धारण का पता लगा। इस कारण से भारत में एमनियोसेंटेसिस को बैन तो नहीं किया गया। आप क्या कर सकते हो, आप गुणसूत्रीय विकार का पता तो लगा सकते हो, लेकिन अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन करना चाहो तो आपको बहुत बड़ा दंड दिया जा सकता है, या दंड और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। इसके लिए एक नियम लगाया गया, पीसी पंडित, क्या बनाया गया, पीसी पंडित मजाक कर रहा है, पीसीपीएनडीटी, ये एक्ट लगाया गया जिसके में आप क्या कर सकते हो, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग गर्भ के निर्धारण के लिए नहीं कर सकते हो, अर्थात लिंग निर्धारण के लिए नहीं कर सकते हो। तो आज का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि आप एमनियोसेंटेसिस टॉपिक को समझ पाओ। आई होप आप समझ चुके होंगे कि एमनियोसेंटेसिस बेसिकली हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और उसमें फीटस का सेल उपस्थित होता है। उस सेल को हम लोग जांच करके ये पता लगाते हैं इसमें गुणसूत्र का नंबर ज्यादा या फिर कम है, अर्थात हम गुणसूत्रीय असमानताओं का पता लगाते हैं। पहला बात, कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो उसमें गुणसूत्र के सेक्स क्रोमोसोम को पता लगा लेते हैं कि आखिरकार वह सेक्स क्रोमोसोम एक्स है या फिर XY है, अर्थात वह मेल है या फिर फीमेल है। अगर फीमेल होती थी तो पहले के समय में, अब तो बहुत नॉर्मल हो गया है, पहले के समय में उस फीमेल को उस गर्भाशय में ही मार दिया जाता था। इस कारण से भारत सरकार ने एक एक्ट लगाया जिसको बोलते हैं पीसी पंडित, अर्थात पीसीपीएनडीटी एक्ट लगाया गया, जिसमें इसको इलीगल कर दिया गया। जो भी इंसान एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए करेगा, लिंग निर्धारण के लिए करेगा, उसको बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन आप एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए कर सकते हो, आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज अर्थात गुणसूत्रीय विकार के लिए कर सकते हो। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा कहते हैं कि आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम का समय आ गया। चलो फिर मिलते हैं।